दोस्तों, हवाओं की पालकी पर सवार होकर हम तक पहुंचने वाली दिलकश मीठी आवाज है रफी साहब की। 31 जुलाई के दिन ही रफी साहब इस दुनिया फानी से चले गए थे, लेकिन हमारे लिए अपने यादगार गीतों की सौगात छोड़ गए। रफी साहब के गाए अनगिनत गीत फिल्म जगत के मशहूर और मारूफ गीतकार और शायर हसरत जयपुरी साहब की कलम से निकले थे। राजस्थान के जयपुर में जन्मे इकबाल हुसैन ने शायर के रूप में अपना नाम रखा हसरत जयपुरी। इसी नाम से उन्होंने फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखे। रुमानियत, इश्क, मोहब्बत की नाजुकी हसरत साहब की शायरी की खासियत है। यूं तो उन्होंने कई संगीतकारों के लिए गीत लिखे, लेकिन शंकर जयकिशन जी की जोड़ी से उनका गहरा लगाव था और उसमें भी जयकिशन साहब के साथ उनके दिल के तार कुछ ज्यादा ही मिलते थे। रफी साहब की बरसी पर आज फोर्थ पिलर से बात करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर गीतकार और शायर हसरत जयपुरी साहब के साहबजादे जनाब अख्तर जयपुरी साहब। अख्तर साहब नमस्कार। नमस्कार, सारे सुनने वालों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार जी। अख्तर साहब, हसरत साहब का लिखा फिल्म सूरज का एक बड़ा ही मशहूर गाना है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जिसे हिंदी सिनेमा का अब तक का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत भी माना जाता है और इस गीत को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। आप रफी साहब की गायकी, पापा की शायरी और शंकर जयकिशन साहब के संगीत के लिहाज से इस गीत के मुतालिक कोई दिलचस्प जानकारी दे सकें तो मेहरबानी होगी। कमल जी, डैडी को है ना, जब गाने लिखते थे उनको फ्री राइटिंग करने का शौक था। वो रिक्वेस्ट करते थे जयकिशन जी को कि मुझे अपना कलाम लिखने दो, ट्यून आप बाद में बनाना। अच्छा। इसमें है अपने जो पूरे जज्बात है ना, डैडी पेन अपना कलम से पेपर के ऊपर लिख देते थे। हालांकि डैडी ने ट्यून के ऊपर भी बहुत सारे गाने लिखे हैं, मगर ही वाज फॉन्ड कि अगर मुझे फ्री देते हैं टू राइट माय पोएम्स, इट विल बी इजियर फॉर मी टू डू व्हाट आई वांट। तो ये जो गाने की बात आप कर रहे हैं, बहारों फूल बरसाओ, ये असल वाकया ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो प्रॉफिट है मोहम्मद जी, वो मेराज पे गए थे अल्लाह से मिलने के लिए जी। और ये ध्यान में रखे कि इतने बड़े पैगंबर अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, अल्लाह के दिल में क्या हो रहा है, उनकी क्या कैफियत हो रही है, ये उन्होंने इजहार किया कि अल्लाह इतने खुश हैं कि उनका हुजूर सामने उनके चल के आ रहा है उन्हें मिलने के लिए। क्या बात है जी। तो लेकिन बाद में ये फिल्म में एक बहुत रोमानी गीत के रूप में शामिल हुआ है ना जी। बीबीसी ने जो एक सर्वे किया था, टॉप मोस्ट सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड इन द लास्ट 100 इयर्स, उसमें ये गाना अव्वल नंबर आया था। जी 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 जी। और वैसे भी आप देखिए ना कि जब इस तरह के गाने बजते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहरें फूल बरसा रही हैं। और मतलब इन गानों में जो मिठास है, जिस तरह से ये गाने दिल को छूते हैं, जिस तरह से उनकी पोइट्री है, उसके बारे में कहना ही बहुत मुश्किल है। हालांकि खूब कहा जाता रहा है, लेकिन आजकल हम इस तरह की शायरी को, इस तरह की पोइट्री को बहुत मिस करते हैं। चूंकि अख्तर साहब, रफ़ी साहब की बात चल रही, रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है और पापा के, हसरत साहब के अनगिनत गाने रफ़ी साहब ने गाए, है ना। तो अच्छा, एक तो प्रोफेशनल रिश्ता होता है और एक फिर एक जाती रिश्ता भी बन जाता है, परिवारों का आपस में जुड़ाव होता है, घर में आना जाना होता है। तो रफ़ी साहब भी आपके घर में आते होंगे, तो कुछ याद है आपको? कैसी उनकी याद है आपके ज़हन में? अगर एक सिंगल लाइन में मुझे रफ़ी साहब को डिस्क्राइब करना हो जी, तो मैं कहूँगा एक सीधा साधा इंसान, अल्लाह से डरने वाला, बिल्कुल घमंड नहीं, गुरूर नहीं। और डैडी से मिलने आते थे तो उनके ज्यादातर उनकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही मीटिंग होती थी, लेकिन जब उनके फैमिली में जैसे उनकी बेटी की शादी हुई थी तो डोली है ना, डैडी से लिखवाते थे। खाली रफ़ी साहब नहीं, मुकेश साहब, राज साहब, सभी जानते थे कि हसरत मियां ही डोली और सेहरा लिख सकते हैं और कोई नहीं लिख सकता है। तो अच्छा, वो आते थे तो खाना वगैरह भी कई बार घर में होता होगा, कोई खास तरह की फरमाइश होती थी उनकी? नहीं नहीं, इतने बिजी इंसान थे कि इतनी फुर्सत नहीं है कि बैठ के वो
हाँ टाइम गुजारें, बातचीत करें, खाना खाएं, बस काम से काम रख के उन्हें इमीडिएट भागना। उस जमाने में उनका दौर था, जी जी, दिन रात गाने बनते थे उन रफी साहब को लेकर। अख्तर साहब ये भी कहते हैं कि ना वो बड़े ही ना मददगार इंसान थे, धीमे बोलते थे, और अपने कई लोग उस समय जिनका काम चलना बंद हो गया था उनकी उन्होंने बड़ी मदद की, और कई लोगों से तो गाने के पैसे ही नहीं लिए। ये कितनी सच्ची बात है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक वाकया डैडी बताते थे जी कि एक गाने की रिकॉर्डिंग में उनको जो फी मिली थी उनकी, उन्होंने कभी लिफाफा खोल के देखा नहीं है कि क्या दिया है मुझे। उन्होंने लिफ्ट में जा रहे थे तो लिफ्ट वाला जो दरबान होता है वो जरा उदास दिख रहा था, तो रफी साहब ने उससे पूछा कि भाई तू उदास लग रहा है, कुछ तकलीफ है? तो उसने बताया मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसों की कमी हो रही है। उसी वक्त रफी साहब ने वो पैकेट जो उनको मिला था फी उनकी निकाल के उसके हाथ में रख दिया, बिना सोचे बिना समझे। इतने दिलदार थे। कई बार जब पापा के किसी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है रफी साहब के साथ में, और संगीतकार कोई भी हो सकते हैं, आपको ऐसी रिकॉर्डिंग भी देखने का मौका मिला होगा, कई बार जाना हुआ होगा, कोई स्टूडियो का कोई वाकया आपको अगर याद आता हो तो हमारे सुनने वालों के साथ जरूर बांटिए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि डैडी ने 74 म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जो एक बॉलीवुड रिकॉर्ड है। जी जी, क्या बात है। अब रफी साहब जब गाने की रिकॉर्डिंग होती थी और डैडी का गाना होता था तो पहले ही वो पूछ लेते थे, हसरत मियाँ ये गाना स्टेज पे कौन गाने वाला है? अच्छा। पर्दे पे कौन आएगा? शम्मी आएगा, राजेंद्र आएगा? तो जब डैडी बताते नहीं ये तो शम्मी शायद गा रहा है, तो उनका स्टाइल ही बदल जाता था। ओके। माने उनके गाने से आपको, अगर आप आंख बंद करें और गाना सुने तो आपको लगेगा ये शम्मी है ना स्क्रीन पर होगा। आपने कभी देखा होगा कि राजेंद्र कुमार के लिए कभी चीखते चिल्लाते हुए गाने नहीं हुए हैं। यू कैन नॉट एवर इमेजिन के याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे राजेंद्र कुमार सिंगे, नॉट पॉसिबल। सॉफ्ट टोन था राजेंद्र कुमार जी का, एकदम सॉफ्ट टोन था। जी जी, और उनके लिए तो कितनी उन्होंने हौसलें भी गाई हैं, खासतौर से मुस्लिम बैकग्राउंड पर जो फिल्में बनी, बड़ी खूबसूरत उसमें रचनाएं हम सुनते हैं। तो ये जो आपको कुछ याद है, हसन साहब का पहला गाना कौन सा था रफी साहब के लिए, कुछ याद है आपको? डैडी को जो ब्रेक दिया था वो पृथ्वीराज कपूर साहब ने दिया था जब उनकी पोएम मजदूर की लाश सिलेक्ट हुई थी जी। उन्होंने डैडी को इनवाइट किया था कि आप आइए, राज कपूर मेरा बेटा है, पहली पिक्चर बरसात बना रहा है और नए शायर और नए म्यूजिक डायरेक्टर की खोज में है। तो डैडी जब गए वहाँ, शंकर जयकिशन से मुलाकात हुई, गाना जिया बेकरार उनका पहला गाना था। लेकिन रफी साहब के लिए बरसात में डैडी ने लिखा था मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहूं, ये सबसे पहला गाना है रफी साहब और डैडी का। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो फिर बरसात हुई है तो लगातार इन दोनों के, उनकी कलम से निकले गानों में और रफी साहब की आवाज में रचे बचे गानों की बरसात में लोग भीगते रहे फिर लगातार है ना। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये होता है ना कि कई बार ना कोई जब हम गाना लिखते हैं, जो एक राइटर लिखता है तो कोई ना कोई कई बार वजह होती है, कोई चीज़ प्रेरित कर देती है, कई बार कोई घटना भी होती है। तो मुझे पता है कि मतलब ऐसा सुना भी है कि हसन साहब की जिंदगी में भी ऐसे कुछ वाक़ये हुए थे जो कुछ उनके गानों की प्रेरणा बन गए थे, उनके पीछे वो गाने, वो घटना कोई वजह थी, कोई ऐसा कुछ है सच? यस यस, आपने सही सुना है जी। डैडी है ना, एक गाना तेरी प्यारी प्यारी सूरत को ससुराल से जी जी। अब उस पिक्चर में डैडी को हीरोइन है ना भा नहीं रही थी जी, वो लिख नहीं पा रहे थे। तो जय किशन अंकल ने पूछा कि क्या इंस्पिरेशन मुझे नहीं मिल रही है इसकी सूरत से। उन्हें फोन आया कि भाई हसन भाई आप बेटा हुआ है। मैं 6 साल के बाद हुआ था, आफ्टर 6 years। तो अच्छा। जगीशन जी बोलते तो आपके बेटे को देखने पे बाद में बैठेंगे। तो दोनों जब हॉस्पिटल आए और डैडी ने जब पहली नजर में मुझे देखा तो उन्होंने कहा चश्मे बद्दू,
तो जैकी शान साहब ने पूछा, भाई हजरत मियाँ ये चश्मे बद्दूर का मीनिंग क्या है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरे बच्चे को हर बुरी नजर से बचाए। तो जैकी शान बोले चलो हीरोइन को छोड़ दे, अपना जो नया हीरो पैदा हुआ है उसके ऊपर तुम लिख दो, हम गाना फिट कर देंगे। और तब एक गाना बना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत। वाह वाह वाह, क्या दिलचस्प एकदम वाकया है। ये बताइए अख्तर साहब के रफ़ी साहब 1980 के आसपास गए और पापा तो शायद मेरे ख्याल से उसके 19 बरस बाद हमने उनको खोया। जब क्योंकि एक पूरा का पूरा ग्रुप था साहब का, शंकर जयकिशन, मुकेश जी और राज कपूर साहब, शैलन जी, और धीरे धीरे कहते हैं बिछड़े सभी बारी बारी। रफ़ी साहब की जब जाने की खबर मिली तो अब्बा के उनकी ज़हन की क्या कैफियत क्या थी, क्या बोला था उन्होंने? नहीं, जब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया तो हम दोनों कब्रिस्तान गए थे, जुहू के कब्रिस्तान में। अच्छा। डैडी यही बोले जा रहे थे, भाई मेरे गानों की आवाज खत्म हो गई, मेरे जो रोमानी गाने थे जो रफ़ी साहब ने गाए, अब गाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। इवन शम्मी कपूर को जब ये न्यूज मिली, तब शम्मी कपूर माय वॉइस इज खत्म हो गया हमें। अच्छा, एक चीज बताइए हमारे सुनने वालों से, आप असद साहब के बारे में, रफ़ी साहब के बारे में, इस जो महान जोड़ी के बारे में कोई कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप बोलिए। मैं यही कहूंगा कि उस जमाने में कमल जी जो काम का तरीका था ना, वो बिल्कुल अलग था जी। सब मिलके बैठते हैं, वो जमीन पे गद्दे बिछे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शंकर जयकिशन है, उनकी टीम है, पूरी स्टोरी, आगे गाना आएगा तो उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या होगा, लता जी, रफ़ी जी, ऑल वर इन्वॉल्व। इट वाज कंप्लीट टीम वर्क। आज का जमाना नहीं है कि आप गाना रिकॉर्ड कर दो, सिंगर बाद में डब करता है और सब ये चीजें जो चलती हैं आज के दिन। इसलिए आज के गाने बिल्कुल पब्लिक को पसंद नहीं है। अख्तर भाई, आपको तो कई रिकॉर्डिंग देखने का मौका भी मिला होगा, जाते भी होंगे, आप गए होंगे, कुछ याद है आपको कैसा माहौल रहता था स्टूडियो में? नहीं, स्टूडियो में गया हूँ मैं, मेरा नाम जोकर की रिकॉर्डिंग्स देखी है, और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने देखी है। अच्छा। तो माहौल तो आपको पता है, शंकर जयकिशन के म्यूजिशियंस एक तगड़े म्यूजिशियंस होते थे, वायलिन ओवर 50+ म्यूजिशियंस रहते थे। जी जी। और शंकर जयकिशन तो मास्टर थे। हाँ, दे आर अनडाउटेडली द किंग्स ऑफ म्यूजिक ऑफ द इंडस्ट्री। शायद कोई उनकी टक्कर का पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो माहौल तो एकदम अच्छा ही था भाई। ने गाने लिखे हैं, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और रफ़ी साहब गा रहे हैं या लता जी गा रहे हैं, तो गाना तो हिट होना ही है। सब लगन और मेहनत है। मगर रफ़ी साहब की एक बहुत अच्छी आदत थी, गाना गा के ना वो कभी स्टूडियो छोड़ के नहीं जाते थे। अच्छा। वो बैठे रहते थे और हर म्यूजिशियन से पूछते थे, मुझसे गलती तो नहीं हो गई। ये आज का कोई सितारा है ना, कोई इतना सबको घमंड है, कोई कभी अपनी गलती मानेगा नहीं। और रफ़ी साहब रुकते थे, जब सब सिग्नल देते थे एवरीथिंग इज ओके, तो ये बेचारे बाहर निकल जाते। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी उनके बारे में, वक्त के बड़े पाबंद थे और बहुत देर पहले आकर के पहुंच जाते थे, काफी पहले आ जाते थे। यस यस, टाइम के पक्के थे जी। अगर आप वक्त की इज्जत करोगे तो वक्त आपकी इज्जत करता है। जी जी, ये उनकी आदत थी। और कुछ अगर गाने में गलत हो रहा है, डैडी को बिठा के बोलते थे, कुछ अगर वर्डिंग्स नहीं जम रहे हैं तो चेंज कर दो। अपनी जो भी उन्हें तकलीफ होती थी दिल खोल के बताते थे। जी, और जो लिरिसिस्ट या म्यूजिक डायरेक्टर बोलता था नहीं ऐसे गाना है, वो वही फॉलो करते थे। कभी अपने अड़ते नहीं थे, नहीं मैं तो ऐसे ही गाऊंगा, ये सही है। जी 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 जी। अख्तर साहब, दिल तो ऐसा करता है कि ना जैसे खत्म ही ना हो बातें, आपसे और भी सवाल करें। आखिरी में कोई बात आपको दोनों की याद आती हो जो हसन साहब और रफ़ी साहब से जुड़ी हुई हो तो जरूर शेयर कीजिए, कुछ याद आता हो। नहीं, ऐसे तो डैडी बताते थे कि वेरी सिंपल मैन है। एक टाइम मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने उनसे कहा कि रफ़ी अंकल आपकी क्या आवाज है, आप क्या गाते हैं? तो उनका जवाब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसने कहा मेरी तारीफ नहीं करो, अल्लाह की तारीफ करो जिसने मुझे पैदा किया है। क्या इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा आज के दिन में। नहीं, इसमें कोई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो
नीचे एक जर्रा हूँ, ये अल्लाह ने मुझे वो आफ्ताब बना दिया। हम तो ये कहेंगे कि रफ़ी साहब जैसे फरिश्ते जो हैं और कलाकार जो हैं सदियों में पैदा होते हैं, और यही बात हसरत साहब पर भी लागू होती है। और ये कहते हैं ना कि दोनों की लेखनी का, दोनों मतलब एक कलम के बादशाह थे और एक आवाज़ के, और वो मणिकांचन संयोग जब होता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और कुछ ऐसी ही बात थी। और रफ़ी साहब की आवाज़ जैसी उन गानों को मिली, वो गाने जो हैं उनकी खूबसूरती बढ़ गई। ख़ासतौर से हम रोमानी गानों की बात करते हैं। अभी चूँकि हसरत साहब भी दुनिया फ़ानी से चले गए, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि वो गए नहीं कहीं, क्योंकि जब भी उनके गाने फ़िज़ाओं में गूंजते हैं तो आपको लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं, यहीं कहीं हैं। अख्तर साहब, तहे दिल से फोर्थ पिलर्स की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासतौर से इस इंटरव्यू के लिए आपने वक्त दिया, और हम चाहेंगे बाद में फिर आपसे भेंट हो, हम लोग बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं कमल जी एंड करूँगा तो 2 लाइनों में एंड करूँगा। जी जी जी। कि रफ़ी साहब ऐसे कलाकार थे कि शायद ये दुनिया कयामत को ख़त्म हो जाएगी लेकिन दूसरा रफ़ी पैदा नहीं होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।